द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं अमेरिका से। इस दफ़ा काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए हैं मेरे प्रोग्राम में और लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं तारड़ साहब आपकी बातों का। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतें। थैंक यू। अच्छा सर, आपने पिछले दिनों इंकिशाफ किया कि लोटस टेम्पल है वर्जीनिया में, फेयरफैक्स काउंटी में, वहाँ पे आपको इनवाइट किया गया और यू वर रिसीव्ड वेरी वेल देयर। उसके बारे में बताइएगा। तो आई थिंक दिस इज अ गुड जेस्चर टू प्रमोट गुडविल बिटवीन द टू कम्युनिटीज, पाकिस्तानीज, इंडियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज। तो और कितने मुस्लिम लीडर्स हैं जो इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं? जीरो, मेरे ख्याल में अमेरिका में जीरो। शो साहब, मैं उसमें बताना चाहूंगा कि what was the reason I went there, मैसेज क्या था, मैंने वहां मैसेज क्या दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पता नहीं मुस्तनद बात है या नहीं है, जब यहाँ पे मुगल या फॉरेन इन्वेडर आए तो उन्होंने तकरीबन 60,000 मंदिरों को गिरा के यहाँ पे मस्जिदें बनाई थी। 1528 1524 के आसपास बाबरी मस्जिद बनाई गई। उसके बाद वहां पे 1849 तक दोनों मजाहिब इकट्ठे वहां पे इबादत करते रहे। ब्रिटिश आए, उन्होंने कहा कि हमने इसको यहाँ पे नहीं इस तरह होने देना। लोग ये कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इस खित्ते के अंदर इस्लाम बाद में आया है, पहले हिंदू थे और उसके बाद ये हिंदू, मुसलमान और सिख सारे बड़े सदियों से यहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला डिसीजन बहसीते लॉ स्टूडेंट, पहला डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया इसके बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया। 90,000 दस्तावेजात जो वहां पे कागजात हैं एज एविडेंस वहां पे गए, 8 जबानों में उनको ट्रांसलेट किया गया। फिर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे जब खुदाई की गई, उस टीम का इंचार्ज भी एक मुसलमान था जिसको अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के अगले दिन इफ्तिताह पे उसको उनको ऑनर भी किया गया। के मोहम्मद 2000 से ज्यादा लोग जो हैं इस झगड़े के अंदर, 2000 माओ के बच्चे मर चुके हैं। अब मुझे वहां पे इनवाइट किया गया क्योंकि मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने अमेरिका में आके ये रिलीजियस टॉलरेंस सीखी है। मैं भी पाकिस्तान से आया हूं और मेरी भी तरबियत में इसी तरह की नफरतें शामिल थी जो कि मुझे काफी टाइम लगा टू गेट रिड ऑफ। मैं समझता हूं आपका मजहब आपका एक जाती इशू है, खुदा जिस किस्म का भी खुदा है आपका अपना उसके साथ रिलेशनशिप है। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मेरा बिजनेस पार्टनर इज अ सिख फ्रॉम इंडिया, मेरा ही इज मोर देन ब्रदर टू मी। मैं उसके साथ उसके गुरुद्वारा साहब भी जाता रहता हूं, मेरे दोस्त हैं हिंदू हैं, मंदिर भी जाता रहता हूं उनके साथ। और मैं ये समझता हूं कि मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मेरे मुसलमान होने पे किसी को कोई इशू हो जाए। अब मैं वहां पे गया हूं, मैंने सिर्फ एक मैसेज दिया है वहां पे, जो सब मैसेज ये था कि हम सदियों से सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे रह रहे हैं, रह रहे हैं और रहेंगे। और अब मुतय्यन हमने ये करना है कि हमने कैसे रहना है। हमने नफरतों में रहना है, झगड़े में रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे के साथ गुजारा करना है। ये मैं मैसेज लेकर गया था वहां पे, प्यार और मोहब्बत का मैसेज दिया। और मेरे ख्याल में मेरे अपने जमीर के मुताबिक इट वाज अ राइट मैसेज एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड एंड आई एम वेरी अप्रिशिएटिव कि उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं ये समझता हूं कि मेरे वहां जाने से मेरे इस्लाम को, मेरे मजहब को, मेरे अकीदे को, इट वाज नॉट अंडर थ्रेट। दिस इज व्हाट जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और तारड़ साहब, के मोहम्मद जो हैं उनके वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, एंकर्स हैं या कालम नवीस हैं, वो कभी उनका जिक्र नहीं करते। तो उनकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तानियों में एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाए कि सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, हिंदू भी साजिशें कर रहे हैं, यहूदी भी साजिशें कर रहे हैं। बैलेंस्ड व्यू अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं दिया जाता। और अल्लामा इकबाल जो पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं, उनके सर साहबजादे जो थे जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है उनपे, जिसका नाम है जिंदा रूद। और नहीं लोगों को यह बताया जाता कि उन्होंने लॉर्ड राम को इमाम हिंद और चिरागे हिदायत करार दिया। उनकी प्रेज में एक पूरी पोएम लिखी जिसपे फिर कुफर का फतवा भी लगा। और उसमें यह भी लिखा है कि उनको हिंदुइज्म से कोई मुखालफत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। वो हिंदू अवतारों का, सिख अवतारों का बड़ा एहतराम करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें ये बातें नहीं बताई जाती। आज हमें वो सिर्फ नफरत हिंदुओं से भी, सिखों से भी, बाकी लोगों से भी नफरत ही सिखाई जाती है।
तो ये इस माइंडसेट से हमें कितना नुकसान हुआ है? इससे नुकसान ये है कि इस वक्त रियाज के अंदर भी लिकर स्टोर बन रहा है, अल्कोहल उन्होंने वहां पे लीगल कर दी है, लेकिन आप सऊदी अरेबिया से भी लग रहा है कि अभी 100 साल पीछे है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया ने, मैं बल्कि यहां पे एक मेंशन करना चाहूंगा चीज जो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, वो आपके देखने वालों को पता होना चाहिए। मैं ये समझता रहा हूं कि शायद इस्लाम के अंदर शराब की ममानत है, जिस वजह से शायद सऊदी अरेबिया ने शराब को वहां पे उस पर पाबंदी है। हालांकि बात बिल्कुल अपोजिट है उससे। 16 नवंबर 1951 के अंदर वहां पे एक ब्रिटिश एम्बेसडर है, वो अपने घर पार्टी करता है और वहां के उस वक्त के फरमा रवाज शाह अब्दुल अजीज इब्ने अब्दुल रहमान अल सऊद, उनका एक लड़का 19 साल का मिशरी अब्दुल अजीज उसका नाम था, वो वहां पे ड्रंक हो जाता है। तो वो एम्बेसडर जब समझता है कि ही इज आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, तो उसको शराब देना बंद कर देता है। तो वो गुस्से से निकलता है, 19 साल का लड़का घर जाके पिस्तौल ला के गोली मार देता है उसको। और वहां पे उसके बाद क्या होता है ये भी मैं बताना चाहूंगा, सुनने वालों को पता होना चाहिए। दूसरे लोगों के सर कलम कर दिए जाते हैं, वहां पाकिस्तानियों के, बंगालियों के किसी चीज पे भी हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन वो मिशरी अब्दुल अजीज, जो मिशरी बिन अब्दुल अजीज, क्योंकि वो प्रिंस था और उस पर कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, प्रूव हो गया कि इज मर्डरर, उसको उम्र कैद दी गई और फिर बाद में रिहा कर दिया गया। मैं ये समझता रहा हूं कि शायद ये शराब जो है वो इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन अब तो रियाज के अंदर भी उन्होंने लिकर स्टोर बना दिया है। और मेरे वतन अजीज, मेरी मादरे मिल्लत के अंदर आज भी मौलवी और जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम को एज ए पॉलिटिकल टूल, वो ये कहते हैं हमें हमें खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए, 6ठी सदी का इस्लाम चाहिए। हालांकि इस्लाम ने ओपनली कहा था, इज्तिमा और इज्तिहाद का कहा था कि अपने मजहब को टाइम के साथ साथ वुसअत देते जाओ, लेकिन वो नहीं। शादियां 4 कर लेनी है, बच्ची को विरासत में हिस्सा पूरा नहीं देना, लेकिन दूसरा हर काम जो है वो अपनी मर्जी से करना है। ये मैं आई एम अगेंस्ट इट। मैं इसको मैं समझता हूं कि आपको इज्तिमा और इज्तिहाद से काम करना चाहिए। दुनिया के हर मजहब को उसको इज्जत दें, हर इंसान को इज्जत दें, लेकिन सिर्फ अपने पॉलिटिकल यूज के लिए रियासत मदीना का ड्रामा, अमर बिन मारूफ का ड्रामा, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद ये कहना कि ये मेरा मकसद ये सियासत नहीं जिहाद है, ये हमें दुनिया से कट ऑफ कर रहा है इस वक्त। अब दिस इज नाउ इज हर्टिंग नाउ। अच्छा, मैं ये कहता हूं ठीक है, आप कहते हैं दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, ठीक है, मैं एग्री करता हूं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क क्यों है ये? कौन सा वहां पे इस्लामी काम हो रहा है इस वक्त, मुझे ये बताएं आप। मुझे सबसे ज्यादा, अगर आज मैं पाकिस्तान जाऊं तो डर पुलिस से लगता है, मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है तो आपके जजों से लगता है। तो फिर इस्लाम के नाम पे बनने वाले एक कंट्री की हालत ये होनी चाहिए। आपको ये स्लोगन चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम ये नहीं है। मैं बल्कि कई दफा कहता हूं अफसोस के साथ कि द वर्ल्ड्स मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन इज इस्लाम। क्योंकि वजह यह है कि आप पहले तो दूसरे लोगों के खिलाफ आप जिहाद करते हैं, कहते हैं काफिरों के खिलाफ जिहाद, अगर मौका ना मिले फिर एक दूसरे के गले काटते हैं आप। रशिया अफगानिस्तान से चला गया था, फिर आप एक दूसरे के गले पड़ गए थे आप कोई और, आपको अहमदी मरजई हिंदू काफर सिख ना मिले तो एक दूसरे के सामने आप सुन्नी वाबी अहले हदीस बन जाते हैं। एक एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें बना के सारा दिन आप एक दूसरे को काफर काफर कहते हैं। ये इससे, और फिर उसके बाद एक मैं आखिरी बात ये कहूंगा, मस्जिदों के अंदर बमों के धमाके करते हैं आप, मस्जिदों के अंदर कलाशनकोफों से गोलियां चलाते हैं, जूते वहां आपके साथ सेफ नहीं है, पंखे आप वहां से चोरी कर लेते हैं खुदा के घर से। फिर ये किस किस्म का इस्लाम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्यों इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में मैं एहतजाज करूंगा, यू आर डैमेजिंग इस्लाम, पीरियड। जी तारक साहब, मलिक गुलाम नबी तहरीक पाकिस्तान के एक लीडर थे अमृतसर से। उन्होंने एक किताब लिखी है दागों की बहार, जिसमें उन्होंने ये खुद वाकया लिखा कि दिसंबर 47 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास हुआ खालिक दीना हाल कराची में, जिसमें कोई साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जी देखें पाकिस्तान बन गया है लेकिन कोई चेंज नहीं आई, वज़रा के चाल ढाल वही हैं जो अंग्रेज दौर में होते थे, और हमने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस पे वो कहते हैं कि जी कायदे आजम ने कहा मौलाना मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने कभी ये नारा नहीं लगाया, हो सकता है कि आपने चंद वोट लेने के लिए ये नारा लगाया हो। और ये बात सर 1980s के अशरे में नवाए वक्त जैसे अखबार में छपी, जो तहरीक पाकिस्तान और नजरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियन है। और वहां पे मौलाना जमाल मियां फरंग महली भी मौजूद थे। उन्होंने यही बात की
लियाकत अली खान से कहा, देखो इस्लाम का नाम मत यूज करो, आप उस आइडियल पे पूरे नहीं उतर सकते, इस्लाम को बदनाम करोगे इस तरह से, तो इसके लिए रिलीजन को अलहदा रहने दो। यानी एक रिलीजियस स्कॉलर भी ये बात कर रहा है। लेकिन हम जो हैं वो मुसलसल जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। जबकि आप देखिए बानी पाकिस्तान की जो सबसे मशहूर तकरीर है, हेक्टर बलीथो ने, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिसको हायर किया था उनकी बायोग्राफी लिखने के लिए, उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर को उनकी ग्रेटेस्ट स्पीच करार दिया है। और उस ग्रेटेस्ट स्पीच में मैसेज क्या था कि भाई यू आर ऑल इक्वल सिटीजन्स विद इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इक्वल ड्यूटीज, सो यू विल सीज टू बी हिंदूज, यू विल सीज टू बी मुस्लिम्स। तो रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। उसके बाद क्या चाहिए और आपको? आज हर चीज में हमने रिलीजन को घुसेड़ दिया है। इसमें चॉइस ऑफ, बल्कि मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जब आपने कायदे आजम साहब की बात की है, तो मैं अनवर मकसूद साहब जो कि एक कॉमेडियन मशहूर हैं, लेकिन मैं उनको एक स्कॉलर भी समझता हूँ, उन्होंने बड़े ड्रामे लिखे हैं और वो छोटे छोटे अपने अल्फाज के साथ बड़ा क्रिटिकल कई दफा भूल जाते हैं। उन्होंने अगले दिन एक ब्लॉग के अंदर किसी ने उनसे पूछा कि आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो कहाँ होते, तो उन्होंने बड़े अफसोस के साथ कहा, आज अगर वो जिंदा होते तो कोट लखपत जेल में होते। तो ये और दूसरा उन्होंने उन्होंने बड़े, क्योंकि खुद वो 8 साल के थे जब पाकिस्तान बना, उनकी फैमिली हैदराबाद से आई थी। उन्होंने अपनी उस ब्लॉग के अंदर अपनी तकलीफ और अपने सारे जो माइग्रेशन के बाद उनकी फैमिली के साथ जो होता रहा उसके बारे में बताया। और बिल्कुल वो भी यही बात करते थे कि ये कायदे आजम ने ये पाकिस्तान नहीं बनाया था जो हमने इसको क्रिएट कर दिया है। मैं बार बार कई दफा ये कहता हूँ जज्बात में आके, क्योंकि मैं खुद जख्मी हूँ। चौधरी साहब, मैं जख्मी होकर निकला था वहां से और आज भी जख्मी हूं। जिस तरीके से मेरे मादरे मिल्लत को आज भी जिस तरीके से बेआबरू किया जा रहा है, तो अगर कायदे आजम साहब अगर जिंदा होते तो आज बड़ी तकलीफ में होते। बल्कि मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान बड़ा, उन्होंने, अनवर मकसूद साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि वो चले गए, 1 साल के बाद वो फौत हो गए, उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है। आपने सिर्फ धोखा दिया है लोगों को। जो लोगों के साथ आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, गलत किया ये आपने। लेकिन ये मैं आज भी, बल्कि मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा चोर साहब, आप तो माशाल्लाह यू आर वेरी वेल रेड पर्सन एंड यू आर अ स्कॉलर ऑन दिस। मैं तो इतना ज्यादा आई एम नॉट वेल रेड पर्सन। बल्कि मेरा ये क्वेश्चन होगा कि आज 25 करोड़ लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान, कोई मुझे बताएं को जो पाकिस्तान को इन मिसाइल में से निकालने की सलाहियत रखता हो, कोई उम्मीद की किरण मुझे बताएं। मुझ पे अक्सर दो आपके देखने वाले इल्जाम लगाते हैं कि आई एम ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, और कई तो कहते हैं शायद ये रा का एजेंट है, कोई हिंदुस्तान का एजेंट है। मुझे बांग्लादेश का भी एजेंट कह लें, क्योंकि मैं तो उनकी भी तरक्की की बात करता हूं। अब आगे मैं अफगानियों की तरक्की की बात करूंगा तो फिर उनका भी एजेंट कह लें। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज कौन सा पाकिस्तान में जिंदा शख्स मौजूद है जो पाकिस्तान को इन मिसाइल में से निकालने की सलाहियत रखता हो। ये मुझे इसका क्वेश्चन अभी तक कहीं से नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं दे पा रहा। मेरे लिए ये एक कहते हैं लम्हा फिक्रिया है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि हमारे अखराजात इतने हैं, इनकम इतनी कम है कि डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचता। तो भाई आपने फिर कोई रीथिंकिंग की, आपने कोई लोगों को बुलाया कि भाई इस भंवर से कैसे निकलना है? हमने कोई कोशिश नहीं की। उसी तरह जो जो वही चाल बेढग्गी जो पहले थी सो अब भी है, उसी के साथ चलते रहे। उसके बाद आप देखिए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि यार ये पैसे मांगने आए होंगे। इससे बड़ी इंसल्ट, इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है एक मुल्क की, एक स्टेट की? चोर साहब, मैं जब आपने बात की बिलखसूस, मैं दोनों इन पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं मुसलसल इनको वॉच करता रहता हूं इस वक्त। खान साहब ने पहले कहा था मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, मैं लेकर आऊंगा, पाकिस्तान की किस्मतें बदल जाएंगी। जब कैबिनेट देखी तो सारी ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीजन थे उसमें, और किसी के पास कोई ढंग की तालीम नहीं थी। सिर्फ उनके एबिलिटी ये थी कि वो इनकी गाड़ियां चलाते रहे, वो उनके शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए कवालियां कराते रहे, इनके खाने पकाते रहे। और किसी के पास, इनकी भी और पीपल्स पार्टी के जब भी इनके को होती है कैबिनेट, आप देख लिया करें, उसमें से आधे ब्रिटिश और अमेरिकन होते हैं उसमें। अफसोस के साथ कि इनके बारे में आज भी कहा जा रहा है कि कहते हैं अगर जेल में रहे तो ये नेल्सन मंडेला बन जाएंगे, अगर बाहर इनको निकाल दिया गया तो ये इमाम खुमैनी बन जाएंगे। जेल से अंदर से वो बयान दे रहे हैं कि 80% फौज मेरे साथ है, मैं जेल से वजीर आजम बन के निकलूंगा, मेरे पास इसका हल मौजूद है। बाहर लोग जो है पागल हो रहे हैं इनके लिए। लेकिन 3.5 साल की उनकी कार्रवाइयां जो वो करते रहे हैं, बुजदार साहब और पिंकी पीरनी सारा वो भूल चुके हैं। वो समझ ही नहीं आती कि कौम की आंखों पे पट्टी है और कान बंद है। दूसरी तरफ देखते हैं मियां साहब ने, मैं बल्कि बड़ा
शौक के साथ मैं इन्होंने मैंडेट की, अगले दिन तकरीर फरमाई। मैंडेट तो इन्होंने सारे सारे सहाफियों को व्हाट्सअप किया है, लेकिन वहां तकरीरें फरमाई। मेरे कान तरस रहे थे कि शायद यहाँ लंदन से कुछ सीख कर आए हैं, कोई नई प्रोडक्ट कौम को बताएंगे कि हम ये फलां चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, हम इस तरीके से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएंगे। एक सिंगल लफज नहीं था। वो मंशूर सारा सेनेटर सदीकी साहब ने लिखा, इन्होंने सिर्फ स्टेज पे आके तकरीर की, कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिया। सिर्फ एक चीज इन्होंने बताई कि नैब को खत्म कर देंगे, बल्कि ये भी नहीं बताया कि नैब को खत्म करेंगे तो करप्शन के पीछे किस तरह जाएंगे। फिर इन्होंने ये भी बताया दूध की नहरें चलेंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि दूध कहां से आएगा, बकरी का दूध होगा, भैंस का दूध होगा, गाय का दूध होगा, लाएगा कौन। और मुझे ये भी नहीं बता सके कौम को कि 2018 के इलेक्शन में भी कोई लेकर आया था इमरान खान को, आज भी इनको कोई लेकर आ रहा है। ये किस तरह आगे चल पाएंगे उनके साथ, पाकिस्तान की किस्मत किस तरह तब्दील होगी, क्या होगा हमारे साथ, ये बिल्कुल भी उस मंशूर के अंदर नहीं बता सके। दुख के साथ मैं कहूंगा कि जाते हैं। अगले दिन किसी ने कहा है कि मियां साहब ने 1.5 लाख रुपए की गुची की टोपी पहनी हुई थी, साथ मैडम जाती है, उन्होंने फर के कोट पहने होते हैं। कौम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ तनख्वाह क्या होती है, 25,000 रुपया। दो लोग दूध वाले का बिल देते हैं, बिजली कट जाती है, बिजली का बिल देते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीसें नहीं जाती। कौम के 30% चौधरी साहब आपकी इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त 30%। और मैं अगला क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि कौम का क्या, कौन सा ऐसा कंट्री देखा है जो कर्जों के सूद लेने के लिए भी कर्जा लेता हो। बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। किसी बंदे के मुंह के अंदर एक भी लफ्ज नहीं है कि फ्यूचर में हमने क्या करना है, फ्यूचर में हमने क्या करना है, हमें कौन रेस्क्यू करेगा। आईएमएफ पैसे देता है, वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं। सी पैक बनता है, आप 26 बिलियन डॉलर खा गए हैं, आपने पिज्जा 150 पिज्जा अमेरिका के अंदर, अगले परेशान है, अमेरिकन परेशान हो जाते हैं, यार इतना पैसा कहां से ले आते हैं आप। यहां आप कनाडा के पीआर के लिए 25-25 करोड़ लोगों के गुर्दे बेच रहे हैं। आप एक पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा लेबर कैंप बन चुके हैं। सिर्फ 5,000 लोगों के लंदन, टोरंटो और अमेरिका में उनके खर्चे उठाने के लिए आप एक लेबर कैंप बन चुके हैं। और इसका आखिरी बात खासकर चौधरी साहब बिलखसूस, क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं, आप स्कॉलर हैं, आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी में भी आपने प्रोग्राम किए हैं। मेरा आज समझ नहीं आती इस बात की। एक बच्चा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के निकलता है, वो अजय बंगा बन जाता है, वो आता है यहां पे, वो सीईओ बन जाता है गूगल का, वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाता है। एक भी अमेरिकन डिग्री उसके पास नहीं है। आप जिस शहर में बैठे हैं, आप जरा कैबिनेट डिवीजन में जाएं, आप हर सेक्रेटरी जो है उसके पास या हार्वर्ड की डिग्री है, या ऑक्सफोर्ड की है, या कैम्ब्रिज की है। कंट्री बैंकरप्ट है। क्या वजह है? 400 साल के ये पुराने इंस्टीट्यूशन है, इनकी किताबें और तालीम जो है वो आपके ऊपर असर क्यों नहीं कर रही है? मैं इसका जवाब चाहता हूं, कोई मुझे बता दे। ये जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा सर, पिछले दिनों आरिफ अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ये कहा कि जी हमारे 27 मिलियन यानी 2,70,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि 40% चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ, कि उनका कद जितना बढ़ना चाहिए ग़िज़ा की किल्लत की वजह से उतना नहीं बढ़ पाता। और हमारा शुमार जो है, इट इज पाकिस्तान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन कहीं आपको फिक्रमंदी नजर नहीं आती, ना मीडिया में, ना नेशनल डिस्कोर्स में, ना पॉलिटिशियंस की बातों में। और वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी तो करते हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं उसकी तरफ नहीं आते। सर, तोशा खाना की मैं ब्रीफली बात करना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उनको तोहफे मिलते थे। चीफ मिनिस्टर को तो कम मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उस वक्त भी उनको कुछ तोहफे मिले। और वो कह रहे थे, हमारे टीवी पे, दुनिया टीवी पे आया ये, कि उन्होंने कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं था इनको क्या करें क्या नहीं करें, तो मैंने कहा कि इनको ऑक्शन कर दो। और हमने वो ऑक्शन किया, तो वो 100 रुपए की जो चीज है वो 200 की, 250 की, 300 की बिक जाती है। तो उनको पता होता है कि भाई एक तोहफा है जी, ये चीफ मिनिस्टर को मिला था। और से उन्होंने अच्छी खासी एक रकम इकट्ठी की, और वो गर्ल एजुकेशन पे खर्च हुई। हमारे यहाँ क्या इमरान खान अगर इस तरह की कोई मिसाल कायम कर देते तो कितना अच्छा होता। आज वो तारीखें भुगत रहे हैं कि तोशा खाने का जो है वो घड़ी ले गए, उनका फलां चीज ले गए। तो उन्होंने कोई अच्छी मिसाल तो कायम नहीं की, अनफॉर्चुनेटली। सबसे बड़ा तो मुल्क के साथ धोखा ये हुआ है कि तरीके अदम इतमाद के बाद उन्होंने सारा मुल्क ही तबाह कर दिया। क्या ही अच्छा होता कि अपोजिशन की सीटों पर बैठते, आज बाइज्जत वजीर आजम बनते दोबारा, लेकिन पूरा मुल्क तबाह कर दिया उन्होंने, पूरा मुल्क तबाह।
देखें, लेकिन उसकी वजह भी ये है ना, मैं बल्कि अफसोस के साथ ये कहूंगा, इन्होंने तोशाखाना, इन्होंने क्या कर, तीनों की आपकी इस वक्त, मैं तो उनको सियासी पार्टियां नहीं कहता क्योंकि उनके अंदर उनके अंदर जमहूरी इक़्तिदार ही मौजूद नहीं है। ये तो एक फ्रेंचाइज है, आप कह लें, एक एक खानदान अपना बैठा है, वो दुकानें खोली हैं, लूट रहे हैं वो। देखें, 3 पार्टियां आप कहते हैं, भुट्टो साहब अयूब को डैडी कहते थे, उसके बाद आपके नवाज शरीफ साहब हैं, जियाउल हक साहब के साथ जो रिलेशनशिप था उनका, आप उनको देख लें। ये अपना पाशा साहब लेकर इनको आए थे, धरने में देख लें इनके साथ क्या था। जनरल जहीरुल इस्लाम की पैदावार ये खुद है। तो जब ये खुद एक गैरिजन स्टेट की के वतन से पैदा हुए, इन्हें क्या पता है कि जमहूरियत का इसके स्पेलिंग क्या है? इन्हें क्या पता है तोशाखाना का क्या करना है, क्या नहीं करना? मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आप ये बताएं कि इनके पास आप तो तोशाखाना के बाद, इन्होंने कोविड के पैसे खा गए थे जो फंड थे, वजीर आजम, उसका जवाब नहीं है इनके पास। जो कोविड के जलजिले के पैसे खा जाते हैं, तो फिर इनके पास तोशाखाना तो एक मामूली, मैं यहाँ पे मैं खुद विक्टिम हूं। आप कहा जाए, ये इसी इमरानी मुआहदे का मैं खुद विक्टिम हूं। मैं खुद गीत गाता था, बनेगा नया पाकिस्तान, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। आते ही जनाब ने क्या किया था, वजीर आजम हाउस की भैंसें बेच दी थी। आते गाड़ियों के एक्शन शुरू हो गए थे। मैं यहां बड़ी खुशियां मनाता था कि यार देखो, अब पाकिस्तान बनेगा, आगे जाएगा, इस बंदे ने मिसालें कायम कर दी। फिर जिस तरीके से आजकल के हमारे आर्मी चीफ साहब ने जब फाइलें सामने रखी, तो फिर उनके साथ जो हुआ, फिर आपने देख ही लिया उसके बाद क्या होता है। और जिस तरीके से, लेकिन दुख के साथ है चौधरी साहब, एक चीज नहीं है, मैं बल्कि ये कहता हूं, अगले दिन मैं बार बार ये मुसलसल मेंशन करता रहा हूं कि आपने जिस तरह का ऑपरेशन ईरान के खिलाफ किया है, आपने उसका नाम रखा था कि वो बर्गे, उसका नाम था ऑपरेशन मर्गे बर्म्स 4, सर्म 4। जब तक आप ऑपरेशन मर्गे करप्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप बचेंगे नहीं। 50,000 लोगों के नाम ईसीएल में होने चाहिए, और उनके ऊपर कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर आके कहें कि मैं 9 मई को कंडेम करता हूं और पाक फौज जिंदाबाद, तो अरबों की करप्शन आपकी हलाल हो जाए। जिस तरह तरीन साहब जो थे हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने कई अरब रुपए बचा लिए हैं। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, वो जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था अनवर मकसूद साहब की, उसी ब्लॉग में उनसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान को अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। अब वो अच्छा मौलवी और अच्छा फौजी कहां से आए, ये कौम की किस्मत है, अब देखें कब ये रंग लाती है। अच्छा तारक साहब, आखिर में अमेरिकन इलेक्शन की बात करते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उनके चांसेस बहुत बेहतर हो गए हैं इलेक्शन जीतने के। अभी क्या हर्डल्स हैं उनके रास्ते में, और क्या अगर प्रेसिडेंट बाइडन ये फैसला करें कि वो रिटायर हो रहे हैं और किसी यंगर मेंबर को चांस दें डेमोक्रेटिक पार्टी के, इस बात के कितने चांसेस हैं? चौथा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी अगर ओरिजिनल पूछा जाए, तो मेरी सारी जिंदगी की कंट्रीब्यूशन या मैं क्या हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं, अमेरिकन सियासत का। मैं बड़ी यंग एज में आया था यहाँ एज ए लॉ स्टूडेंट, फिर मैं यहाँ पे लॉ स्कूल में गया। अब मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पीछे से थोड़ा बैक, 250 साल जमहूरियत की हिस्ट्री है यहाँ पे। अब यहाँ भी जमहूरियत जो है उसको कई इश्यूज बन चुके हैं, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के डिस्कस करने से पहले। इस वक्त बराक ओबामा पिछले 12 साल से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल को क्या क्या चीजें, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और बिलखसूस एफबीआई, 12 साल से। जो बाइडन आपको पता है स्टेज पे चढ़ जाए तो उतरने के लिए उनको 2 बंदे जाते हैं, उतारते हैं। वो फिर क्या, जो लिखते हैं स्पीच वो पढ़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। मैंने कहा जहाज की सीढ़ियां खुद नहीं चढ़ सकते। आप जरा नोट कीजिएगा कि उन्होंने आजकल जहाज के पिछले दरवाजे से ऊपर जाते हैं क्योंकि वहां सीढ़ियां कम होती हैं। अब मैं अगला 12 साल जब एक बंदा एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा जरा लगाएं। मैं स्ट्रेंथ भी बताना चाहता हूं। इस वक्त हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है ऑस्टिन लॉयड, ही इज अफ्रीकन अमेरिकन है, और वो पिछले 3-4 हफ्तों से गायब है, को बिल्कुल पता ही नहीं है। रेड सी में एक जंग जारी है। $10 बिलियन पूरी दुनिया की ट्रेड को $10 बिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। दुनिया की एक खतरनाक तरीन जंग जो है इस वक्त गाजा की, उसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, असला भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का कोई पता नहीं कहा, कोई पता नहीं। उससे ना कोई रिजाइन ले सकता है ना रिजाइन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि वो ओबामा का बंदा है। टोनी बिल्कन कौन है? ओबामा का बंदा है। जैक सुलिवन कौन है? ओबामा का बंदा है। अब ये सारी एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पर है, दूसरी साइड पर डोनाल्ड ट्रंप है। 3 साल जमहूरियत सोई रही है।
3 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसी ने नहीं पूछा। जो ही उन्होंने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की है, जो ही उनके पोल ऊपर आए हैं, अल कपोन अमेरिका का बहुत बड़ा एक गैंगस्टर था, उससे ज्यादा केसेस इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। ये आज जमहूरियत की हालत है। मैं दूसरी मिसाल देना चाहूंगा जमहूरियत की हालत। 15 मिलियन लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं, इलीगल बॉर्डर खुला है, जिनमें 27,000 चाइनीज सिटीजन भी शामिल है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपनी तकरीर में कहा है 27,000 चाइनीज अमेरिका के अंदर आना, इसका मतलब है चाइना अमेरिका के अंदर अपनी फौज बनाना चाहता है। अब उसको देखें, डेमोक्रेट ये समझते हैं कि ये हमारे वोटर हैं ये। और उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क से हमारे एक सेनेटर हैं चक शूमर, उन्होंने बिल पेश कर दिया है ब्लैंकेट एमनेस्टी देने का, इनको एमनेस्टी दी जाए। साथ ही न्यूयॉर्क की एक असेंबली के अंदर शुरुआत हो चुकी है कि लोगों को ग्रीन कार्ड के साथ वोट देने का हक दिया जाए। तो दर हकीकत बराक ओबामा अमेरिका को चाहते हैं वन पार्टी रूल बनाना। दिस इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अब उसमें यह बताना चाहूंगा दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब को फैसला क्या मसाइल है इस वक्त। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, वो क्या है, दो चीजें बताऊंगा। जजेस जो कि अनइलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नर्स, और गवर्नर जो डेमोक्रेट हो तो वो डेमोक्रेट जजेस अपॉइंट करता है, रिपब्लिकन हो तो वो रिपब्लिकन अपॉइंट करता है। और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगले दिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कई स्टेटों के अंदर जो सेक्रेटरी स्टेट है अपॉइंटेड पोजीशन होती है बाय गवर्नर। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। तो अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट इज डिसाइडिंग अबाउट द बैलेट। क्या ही अच्छा होता असेंबलियों, हर स्टेट की असेंबली में ये बात पेश की जाती, लेकिन अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट इस वक्त फैसले कर रही है बैलेट के बारे में। दूसरा, अगर मैं बताना चाहूं इस वक्त के बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल क्या है, वो मसाइल आपको नजर आ रहे हैं। रेड सी के अंदर उनकी हालत क्या है, होतीज उनके कंट्रोल में नहीं है। आज का रीसेंट बात बताना चाहूंगा, इराक जिसके ऊपर ट्रिलियंस डॉलर्स लगाए गए हैं, वहां सिर्फ इस वक्त 2500 अमेरिकन फौजी हैं। उनको भी इराकी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप यहां से निकल जाए। उसके बाद टोनी बिल्किन साहब हर मिडल ईस्टर्न कंट्री में 4-4 दफा जा चुके हैं, वो इनकी बात नहीं सुनते। मोहम्मद बिन सुलमान ने 4 घंटे अपने ऑफिस के बाहर इनको बिठाए रखा है, उनकी बात वो नहीं सुन रहे इस वक्त। ये इनका इंडिया, मैं बताना चाहूंगा फॉरेन पॉलिसी के हालात क्या है। रशिया को, यूक्रेन को ये कहते हैं कि तुम रशिया के गले पड़ जाओ, इंडिया को कहते हैं तुम चाइना के गले पड़ जाओ, पाकिस्तान को कहते हैं तुम ईरान के गले पड़ जाओ, क्योंकि खुद लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। तो इस तरह कंट्रीज नहीं चलते। इकोनॉमी के हालात मुल्क के अंदर ये हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ओपन ड्रग मार्केट्स है, पुलिस नजर नहीं आती, जुडिशरी फेल है। एक सिंगल एयरपोर्ट पिछले 20 साल में अमेरिका में नहीं बना, एक सिंगल हाईवे नहीं बनी इस कंट्री के अंदर पिछले 25 सालों के अंदर। तो आप खुद इसका अंदाजा लगा लें कि फ्यूचर क्या है। लोगों के पास डोनाल्ड ट्रंप के अलावा चॉइस भी क्या है, क्या चॉइस है इनके पास। अगर हाँ, दूसरा मैंने एक आखिरी बात, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट ये दूंगा चॉइस साहब, अगर फेयर इलेक्शन हुए तो डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। अगर फिर ये मेल इन वोटिंग हुई, आखिरी उसमें मैं बताना चाहूंगा, मेरे मोहतरम जो बाइडन साहब हमेशा फरमाते हैं कि उनको 21 या 22 मिलियन वोट मिले थे, उनमें से 26 मिलियन वोट मेल इन वोटर थे कोविड की वजह से। तो अगर उस तरह के इलेक्शन कराने हैं तो फिर देखें, फिर किताबों में ही आप जमहूरियत के बारे में भी पढ़ेंगे, किताबों के बारे में ही आप किताबों में ही पढ़ेंगे फेयर इलेक्शन कहां कब हुए थे, 1800 सदी में हुए थे या 1900 सदी में हुए थे। ये फ्यूचर है डेमोक्रेसी का। वैसे इंटरनेशनल फिनोमिनन है, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, इज इंटरनेशनल फिनोमिनन। और पूरी दुनिया के अंदर 2024 इलेक्शन का साल है। तकरीबन 70 के करीब मुल्कों के अंदर इलेक्शन है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, ताइवान और इन सारे मुल्कों के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रू डेमोक्रेसी इज फिक्शन नाउ। तो क्या लगता है नवंबर में फिर कौन सदर मुंतखब होगा? देखें, इस वक्त बैलेट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है और जमहूरियत है। अब देखें इनमें से दोनों में से पलड़ा किसका भारी होता है। 12 साल जब आप एस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं, यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। इस वक्त ओबामा इज द किंग राइट नाउ। और दूसरा, आपने खुद अपने इसमें इब्तदाइये में भी कहा था कि जो बाइडन इज नॉट अ कैंडिडेट एनीमोर। उसकी वजह यह है, हमारे विवेक रामास्वामी जो एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वो कई दफा कह चुके हैं कि ये जमहूरियत के साथ धोखा है, असली कैंडिडेट सामने लेकर आओ। जो बाइडन इज नॉट असली कैंडिडेट। ये आखिरी दिनों में डिसाइड करेंगे कि कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम आगे आते हैं, मिशेल ओबामा आती है, और टाइम थोड़ा देंगे, टाइम नहीं होगा कि उसका रैकेट जो है, उनकी चीजें डेमोक्रेट लोगों के सामने रख सकें। ये भी एक जमहूरी धोखा होगा जमहूरियत के साथ। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, आपने मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया। थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच।